नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नई आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक फिर लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने द हिंदू न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा आई होप सो। यहाँ पे हुआ क्या है ये हम पढ़ते हैं सबसे पहले इन आर्टिकल्स के थ्रू। गवर्नमेंट लॉसेस 1757 crores as BSNL fails to bill Reliance Jio for sharing infra CAG। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, राइट। सबसे पहले हम जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल की जो ऑथेंटिसिटी है या जो आर्टिकल है ये कितना ऑथेंटिक है या कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है, इस चीज़ को हम कई सारे न्यूज़ आउटलेट पे, पहले कुछ और न्यूज़ आउटलेट पे भी इस चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं या देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो देखिए मैंने आप सबके सामने यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा द इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे भी आपको सेम ही हेडिंग नज़र आ रही होगी। गवर्नमेंट लॉसेस ₹1757 करोड़ एज BSNL फेल्स टू बिल रिलायंस जियो फॉर शेयरिंग इंफ्रा कैग। तो एक्चुअली में अब हुआ क्या है, राइट। और ये जो चीज़ें हुई हैं, जो ये हेडिंग्स वगैरह बता रही हैं कि जो BSNL है वो फेल हुआ है क्या, किस चीज़ में, जो बिल वगैरह है, जो भुगतान वगैरह करना था रिलायंस जियो को, उसको लेके। तो हम सबसे पहले ये जो पूरी जो ये आर्टिकल है जो कि बहुत सारी चीज़ों को हमें दर्शाता है, किसके बारे में, जो हमारी PSUs है या जो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या कई सारी जो PSUs हैं, उनके थ्रू क्या है कि बहुत सारी मिसमैनेजमेंट देखा गया है। और वो भी एक यहाँ पे प्रमुख एग्जाम्पल जो निकल के आया हुआ है, वो किस चीज़ का निकल के आया हुआ है, BSNL। आई होप कि कोई किसी को भी यहाँ पे बताने की ज़रूरत है मुझे कि BSNL क्या है और BSNL बेसिकली करती क्या है, राइट। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कई सारे लोग देखते हैं, तो मैं BSNL को थोड़ा सा यहाँ कवर कर देता हूँ, राइट। तो देखिए सबसे पहले जो BSNL है, इसका ऐसा जो ये BSNL है इसकी फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। यानी कि ये किस चीज़ को सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, ये बेसिकली प्रोवाइड करती है टेलीकॉम सर्विस। और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, या ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, कौन, BSNL। अब यहाँ पे हुआ क्या है, राइट। और ये जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं कि जो रिलायंस जियो है वो फेल हुआ है क्या, किस चीज़ में, या जो BSNL हो वो फेल हुई है किस चीज़ में, जो रिलायंस जियो के ऊपर कोई बिल वगैरह बन रहा था, जो किसने बोला है, यहाँ पे कैग ने बोला है। तो हम यहाँ पे जो कैग है इसको भी हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो कैग है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे ये जो कैग ने बोला है ये भी एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि ये क्या करती है, जो भारत सरकार की कई सारी जैसे फाइनेंशियल्स वगैरह हो गई या ऑडिटिंग वगैरह हो गई कई सारी डिपार्टमेंट्स की या कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनीज की, राइट। उनकी क्या है कि ये रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता है, कौन, कैग। और इसका बेसिकली काम ये है कि जो सरकार की यहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं या जो सरकार किस चीज़ों पे कितना खर्चा कर रही है, उस चीज़ का पूरा एज अ रिपोर्ट रखना या पूरा उसका ब्यौरा रखना, उसका पूरी ऑडिटिंग करना। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक किस्म से आप ये कह सकती हैं एज अ अकाउंटिंग है या एज अ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, किसका, सरकार का, भारत सरकार का। और ये जो कैग है इसने क्या बोला है यहाँ पे सिंपली हुआ क्या है, सिंपली यहाँ पे ये हुआ है कि जो BSNL है उसने क्या किया, वो फेल हुआ है किस चीज़ में, जो रिलायंस जियो है उसकी बिलिंग वगैरह बनाने में। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये यही बोल रहा है, राइट। अब हम इसकी जो पीछे की कहानी है वो पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे, BSNL किस तरीके से यहाँ फेल हुआ है। इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको इसको थोड़े पहले ले जा के आपको समझाता हूँ, जिससे आपका जो एज अ ब्रॉडर बेस है या जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से ये चीज़ें जो मैं आगे आपको बताऊँगा वीडियो में वो आपको पूरी तरीके से समझ आए। तो उसको लेके जैसे मैं आपको 2014 में लेके चलता हूँ, राइट। 2014 में यहाँ पे क्या हुआ कि आप सबको पता है 2014 में यहाँ पे हुआ ये कि जब रिलायंस जियो आया था 2017 में, राइट। 2016-2017 के आसपास रिलायंस जियो ने एंट्री बनाई थी, कहाँ पे, इंडियन मार्केट में वो उतरा था। और उसके उतरने से क्या हुआ था, कॉम्पिटिटिवनेस है जो टेलीकॉम सेक्टर्स में या जो कई सारी कंपनीज थी वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भी था, राइट। खैर हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम ये जो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं इसको हम
इसके ऊपर अपना पूरा फोकस करेंगे इस आर्टिकल के ऊपर, और आपको मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्या हुआ था इन 2014 में रिलायंस जियो है, जो रिलायंस इन्फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या किया, रिलायंस जियो ने जब ये टेलीकॉम सेक्टर में उतर रहे थे उससे पहले इन्होंने क्या किया, अब जैसे जब भी आप किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में उतर रहे हो इन पूरे के पूरे भारतवर्ष में जब आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस जियो की जो टावर्स वगैरह थे या जो यहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह थी वो रिलायंस जियो ने पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर ली थी। नहीं, यहाँ पे रिलायंस जियो ने क्या किया, रिलायंस जियो ने टाई अप किया किसके साथ, जो BSNL है, भारत सरकार की ये कंपनी, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, या वो इसी सब जो सेक्टर है इसी में एक मेजर, यहाँ पे कौन था, एक मेजर प्लेयर था BSNL। और BSNL क्या था, BSNL उस टाइम पे लॉस में था। तो यहाँ पे जो रिलायंस जियो है उसके साथ रिलायंस जियो ने क्या किया, रिलायंस जियो ने BSNL के साथ एक टाई अप किया या एक एग्रीमेंट किया, राइट। और जो वो एग्रीमेंट किया रिलायंस जियो ने BSNL के साथ, तो उसमें क्या हुआ कि जो रिलायंस जियो है उसने ये बोला BSNL को कि मैं जो आपके कई सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मान लेते BSNL जो है, BSNL का कई सारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे जैसे कई सारे टेलीकॉम टावर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, पावर सप्लाईज वगैरह हो गई, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स वगैरह, और भी कई सारी केबल्स एंड राउटर्स वगैरह जो है, जो कि BSNL की आज के समय में क्या है कि अगर हम कंपेयर करें टेलीकॉम सेक्टर में, जैसे रिलायंस और यहाँ पे जियो और एयरटेल बची हुई है, राइट। इन्हीं के पास पूरा का पूरा यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट जो कैप्चर किया हुआ है वो इन्हीं दोनों कंपनी ने किया हुआ है। फिर उसके बाद वोडाफोन और BSNL भी आ जाते हैं, राइट, वोडाफोन आइडिया और BSNL। तो एक्चुअली में ये जो रिलायंस था जब 2014 में मार्केट में उतरने से पहले इसने क्या किया, BSNL के साथ भारत सरकार की कंपनी के साथ यहाँ टाई अप किया और उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम यहाँ पे MSA एग्रीमेंट था, यानी कि मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि रिलायंस जियो ने बोला किसको, BSNL को बोला कि आपके जैसे कई सारा जो आपका मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, जो कि ऑल ओवर द इंडिया फैला हुआ है, तो अभी मान लेते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत जो या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाएँ, लेकिन हम उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएँ कि हम जब पूरे भारत में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, राइट। तो इसके लिए जो रिलायंस जियो है उसने क्या किया, उसने BSNL से ये बोला कि आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे टेलीकॉम टावर्स हो गए, बिल्डिंग स्पेस हो गया, पावर सप्लाई हो गई, या केबल्स राउटर्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे जो रिलायंस जियो है उसने ये बोला BSNL को कि ये जो आपकी चीज़ें हैं इनको आप हमें लीज पे दें या इनको हम इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो भी पैसा वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको पे वगैरह करेंगे, राइट। ये जो एग्रीमेंट था, ये इस एग्रीमेंट में पूरी तरीके से था, जो ये MSA एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, रिलायंस के बीच में, रिलायंस जियो के बीच में और BSNL के बीच में। और ये कब हुआ था, टाइमिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ये हुआ है 2014 में। आप आज से 10 साल या 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं आज ये वीडियो आप सबके साथ बना रहा हूँ, तो ये 11 साल पहले की बात है। अब आप सोच के देखिए यहाँ पे हुआ क्या, या कितनी बड़ी यहाँ पे मिस ऑडिट हुई है या मिस अकाउंटिंग हुई है, किसके द्वारा, BSNL के द्वारा। ये जो मिस अकाउंटिंग है ये इस तरीके से हुई है कि यहाँ पे क्या हुआ, जो इन 11 सालों में जो भी पैसा वगैरह था या जो भी यहाँ पे बिल वगैरह जनरेट होना था, किसके द्वारा, BSNL के द्वारा। यानी कि BSNL का यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं या जो यहाँ पे बिल्डिंग हो गया, टेलीकॉम टावर्स वगैरह यूज़ कर रही थी रिलायंस जियो, तो उसके लिए एक बात हुई थी कि बात क्या हुई थी यहाँ पे एग्रीमेंट में कि जो चीज़ें हैं वो हम आपकी यूज़ करेंगे और उसके बदले में आपका जो भी पैसा वगैरह होगा वो हम पैसा वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जो BSNL है या जो भारत सरकार की ये कंपनी है, इसमें इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ किस चीज़ में कि इन्होंने बिल वगैरह ही जनरेट नहीं किया। अब आप खुद सोच के देखिए, 11 साल हो चुके हैं, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ कि 2014 से BSNL ने कोई भी बिल वगैरह ही जनरेट नहीं किया। जो यहाँ पे कैग ने यहाँ पे ये चीज़ निकाली हुई है ना, तो ये चीज़ अभी एस्टिमेटेड है कि इतना लॉस वगैरह BSNL को यहाँ पे झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या किया, जब इसने इनवॉइसेस वगैरह नहीं निकाले या बिल वगैरह जनरेट नहीं किया, जो कि रिलायंस जियो को यहाँ पे करना था, किसको, BSNL को, क्योंकि वो उसकी इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहा था, राइट। जैसे टेलीकॉम टावर हो गए या राउटर्स वगैरह हो गए या जो केबल्स वगैरह हैं, या उनका जो मैसिव BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है कई सारे एरियाज़ में, जहाँ पे आज भी ये प्राइवेट कंपनीज जो
डुओपोली यहाँ पे एयरटेल और जियो है। ये भी कई ऐसे एरिया हैं भारत के, कई ऐसे पिछड़े एरिया हैं या कई ऐसे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ये भी अभी तक सर्विस वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ पे किसकी सर्विसेज हैं? वहाँ पे जो भारत सरकार की ये कंपनी है BSNL, इसकी सर्विसेज हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से ऑपरेट कर रही है, राइट। ये कोई आज से ऑपरेट तो कर नहीं रही है, या ये 10 साल 11 साल से तो ऑपरेट कर नहीं रही है लास्ट। इसको मैसिव टाइम हो गया किसको? BSNL को यहाँ पे। लेकिन अब हुआ क्या कि जब यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ BSNL के थ्रू या BSNL के ऑफिशियल्स के थ्रू, कि उन्होंने कोई इन्वॉइसेस वगैरह ही जनरेट नहीं किया रिलायंस जियो को, और इससे हुआ क्या कि इससे जो गवर्नमेंट है या जो BSNL है उसको कितना लॉस वगैरह फेस करना पड़ा, जो कि कैग की रिपोर्ट बोल रही है। यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोल रही है कि 1757 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो लॉसेस वगैरह हैं वो यहाँ पे फेस करने पड़े यहाँ पे BSNL को, क्योंकि इसने कोई इनवॉइस वगैरह जनरेट नहीं किया या कोई बिल वगैरह यहाँ पे जनरेट नहीं किया। अब आप खुद सोच के देखिए ये कितना बड़ा यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ या मिस अकाउंटिंग वगैरह हुई है, कि आप खुद सोच के देखिए 11 साल हो चुके हैं किसी चीज़ को, लेकिन उस चीज़ का BSNL ने या जो यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा हुआ है वो किसको हुआ? यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा रिलायंस को हुआ या रिलायंस जियो को हुआ, क्योंकि रिलायंस जियो ने क्या किया कि इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो ले लिया, लेकिन उनको जब इन्होंने ही कोई बिल वगैरह जनरेट नहीं किया तो वो पे कैसे कर दी, राइट। उसका भी यहाँ पे चीज़ें कई सारी जो उनकी तरफ से ऐसा लॉजिकल तर्क वगैरह दिए जाएंगे कि जब BSNL ही हमें बिल के बारे में नहीं बोल रही है तो हम इसके पीछे क्यों पड़े, राइट। तो यहाँ पे किसका फ़ायदा हुआ? यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है जो जियो है उसका यहाँ पे मैसिव फ़ायदा हुआ, और यहाँ पे घाटा किसको सहना पड़ा? जो BSNL है उसको ये घाटा सहना पड़ा, लगभग कितना 1757 करोड़। यहाँ पे ये कोई कम अमाउंट नहीं है, और ये जो अमाउंट है ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। एस्टिमेटेड अमाउंट का मतलब अनुमानित यहाँ पे अमाउंट है ये, जो कि किसके थ्रू दिया गया है? कैग के थ्रू दिया गया। हो सकता है ये अमाउंट 10-11 सालों में 1500 करोड़ हुआ हो सकता है ये 2000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया हो, लेकिन ये एक अनुमानित जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अनुमानित आपको नंबर दिया गया है या अमाउंट वगैरह दिया गया है कि ये जो 757 करोड़ के आसपास है, ये क्या यहाँ पे इतना लॉस फेस हुआ है किसको? यहाँ पे BSNL को। और यहाँ पे BSNL को यहाँ पे कोई लॉस फेस नहीं हुआ है। यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे अगर देखा जाए किसको यहाँ पे जो लॉस वगैरह फेस करना पड़ा, जो भारत सरकार है उसको यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ा। और भारत सरकार के पास पैसा कैसे जाता है? हम जैसे लोग या हम जैसे लोगों के टैक्स पेयर से। जैसे आप GST वगैरह देते हो या आप कई तरीके के टैक्स देते हो जो कि आपको पता भी नहीं लेकिन आप देते हो, है ना। जैसे GST तो आज के समय में चुका है, चाहे कोई अमीर हो या चाहे कोई गरीब हो, हर व्यक्ति को यहाँ पे GST तो देना ही पड़ता है। चाहे आप 2 रुपये का पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट भी खरीदो तो उस पर भी आपको GST लेती है भारत सरकार। तो यहाँ पे बेसिकली अब जब इन जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स वगैरह क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विस वगैरह या जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका यूज़ करेंगे, और इसकी जो बिलिंग वगैरह है जब गवर्नमेंट कंपनी ही उनको नहीं करेगी तो वो पैसे वगैरह कैसे देंगे गवर्नमेंट कंपनी को। तो यहाँ पे तो फ़ायदा बेसिकली क्या है कि रिलायंस को यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है। किसके थ्रू? BSNL के थ्रू, या BSNL की जो उस टाइम पे एज ऑफिशियल्स होंगे या जो बड़ी पोजीशंस पे बैठे होंगे BSNL पे, उन लोगों की तरफ से। आई होप कि आपको ये पॉइंट यार समझ आया होगा। और अब हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं या जो फेलियर वगैरह है, ये आप खुद सोच के देखिए कि रिलायंस जियो ने क्या किया 2017 के आसपास एंट्री बनाई कहाँ पे? जियो में, राइट। क्या बोलते हैं, सॉरी, मार्केट में। कहाँ की? इंडिया की मार्केट में उतरा क्या? रिलायंस जियो। यानी कि जियो की सिम वगैरह आई किसके थ्रू? रिलायंस के थ्रू। और उसके थ्रू इसने टाई अप कर लिया था BSNL से कि वो जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है BSNL का वो यूज़ करेंगे। और इस बिल में ये चीज़ भी लिखी हुई थी कि ये जो बिल था जो मैंने अभी आप सबके साथ यहाँ डिस्कस किया था, जो BSNL और रिलायंस जियो के बीच में हुआ था, इस बिल में एक चीज़ और लिखी हुई थी, या इस बिल को जब मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा था या जो आर्टिकल्स वगैरह है उनमें पढ़ रहा था, तो उनमें एक चीज़ ये भी मुझे नज़र आई कि अगर मान लेते हैं जो रिलायंस जियो है इन फ्यूचर अगर वो जो BSNL की इक्विपमेंट्स हैं जो कि उसको अपडेट वगैरह करना है उन इक्विपमेंट्स को, मान लेते हैं कि जो BSNL जब उस टाइम पे प्रोवाइड कर रहा होगा एज 3G या एज 4G या एज 5G में जब आप कन्वर्ट करोगे किसी वहाँ पे जो आपका एडवांस सिस्टम्स वगैरह आप
वहाँ पे लगाओगे, कहाँ, BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आपको क्या है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, किसको, BSNL को। ये भी इस चीज़, ये जो एग्रीमेंट हुआ है रिलायंस जियो और BSNL के थ्रू इन 2014, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था। क्योंकि अब यहाँ पे BSNL ने कोई भी क्या नहीं किया, यहाँ पे कोई भी इनवॉइस वगैरह या कोई भी बिल वगैरह जनरेट नहीं किया। कैसे बिल वगैरह, ना उन्होंने क्वार्टरली किया, ना उन्होंने मंथली किया, और ना उन्होंने एनुअली किया, उन्होंने किया ही नहीं 11 सालों में बिल जनरेट। आप खुद सोच के देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड है, 10 साल या 11 साल में कंट्रीज की इकोनॉमी या कंट्रीज पूरी तरीके से बदल जाती है, राइट। आई होप यहाँ पे आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखिए, आज हम जब 2025 में बैठे हुए हैं, या मैं आपके साथ ये वीडियो बना पा रहा हूँ, या आपको ये चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ, ड्यू टू क्या मैं यही सेम चीज़ आपको 2014 के आसपास इतनी अच्छी तरीके से समझा पाता। आप खुद सोच के देखिए कितना ज़्यादा हमको सर्विसेज वगैरह मिल रही थी 2014 में। तो आप खुद सोच के देखिए कि 11 साल में कितना ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और जो कंट्री है वो भी कितना ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पे इन 10 सालों में आप खुद सोच के देखिए कि BSNL ने कोई भी इनवॉइस ही जनरेट नहीं किया, किसके लिए, जो रिलायंस जियो उसकी सर्विसेज वगैरह या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था उसके लिए। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और यहाँ पे जो तीसरा रीजन है वो ये है इसको लेके कि यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर मान लेते हैं जो BSNL है, अगर वो इन्वॉइसेस वगैरह टाइम पे जनरेट करता, ठीक है, या टाइम पे जनरेट कर रहा होता, मैं हाइपोथेटिकल आपको बता रहा हूँ, तो होता क्या कि जैसे साल दर साल आप सबने देखा होगा कि महंगाई वगैरह बढ़ती रहती है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे किराएदार का, राइट। जैसे मान लेते हैं आप किसी के यहाँ किराए से रह रहे हो, या आपका किसी के साथ आपका किसी के घर में आप किराए से रह रहे हो, राइट। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो मकान मालिक है, आपने देखा होगा, वो हर 1 साल या 2 साल में किराया वगैरह बढ़ाता रहता है। इन टर्म्स ऑफ अब वो कितना भी बढ़ाए, 5% या 10% कई जगह, या कई Tier 1 Tier 2 सिटीज़ है वहाँ पे 10% के आसपास भी जो एनुअली इंक्रीमेंट होता है वो होता है, राइट। किस चीज़ में, जो किराया वगैरह है उस चीज़ में। अब यहाँ पे क्या है कि जो वो किराया बढ़ाया जाता है वो इस वजह से भी बढ़ाया जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है साल दर साल। आई होप यहाँ पे आप मेरा पॉइंट समझ पाएंगे। अगर हम बात करें 2014 की, कि 2014 में महंगाई कहाँ थी और आज महंगाई कहाँ है, तो अगर आप यहाँ इन टर्म्स ऑफ मुझसे पूछो तो पिछले ही 5 सालों में जो महंगाई है वो लगभग दुगनी हो चुकी है। आप इन टर्म्स ऑफ आप कहोगे कि दुगनी कैसे हुई, दुगनी ऐसे हुई कि मान लेते मैंने कई ऐसे प्रोडक्ट्स देखे, या कई ऐसे FMCG प्रोडक्ट देखी, या कई ऐसी चीज़ें देखी कि जो 2020 में बहुत कम थी, यहाँ इन कंपैरिजन ऑफ वो 100% से उनका इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे पिछले 5 सालों में। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 11 सालों की। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे ये भी जो लॉस है वो किसको लेना पड़ा, BSNL को लेना पड़ा। और ये भी जो रफली यहाँ पे लॉस वगैरह जो कैग के थ्रू बताया गया वो रफली 29 करोड़ के आसपास यहाँ भी मिल सकते थे, किसको, BSNL को, अगर वो टाइम पे ऑडिट वगैरह करता या टाइम पे बिलिंग वगैरह जनरेट करता रिलायंस जियो को, और उसको ये सब प्रोवाइड करना पड़ता। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि आप किसी की चीज़ों को यूज़ करने में जो आपको पैसा लगेगा वो किसी चीज़ को डेवलप करने में ज़्यादा लगेगा, राइट। इन कंपैरिजन ऑफ अगर देखा जाए कि मान लेते हैं मैं किसी की यहाँ पे ये साइकिल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, राइट, और मैं उसकी साइकिल को यूज़ करने के लिए उसको 1 दिन में या 1 महीने में जो भी हमारा उसके साथ एग्रीमेंट वगैरह होगा उसका मैं उसको पैसे देता हूँ। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो वो अमाउंट मैं उसको देता हूँ, और वो जो अमाउंट है अगर मैं नई साइकिल खरीदने जाऊँ तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी ना मुझे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो रिलायंस जियो है उसने इस चीज़ का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया कि उसने जो दबा के यूज़ किया किसका, जो यहाँ पे BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, या जो BSNL की मैसिव यहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह हैं जो डेवलप इस्टेब्लिश हैं ऑल ओवर द इंडिया, या पूरे के पूरे भारत में BSNL की यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा किसने उठाया यहाँ पे, या पूरी तरीके से यहाँ पे फ़ायदा उठाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे, या रिलायंस जियो ने। अब यहाँ पे जो हम ये पूरी की पूरी जो लॉस अगर हम इनका देख लें कि ये जो पूरा का पूरा लॉस है, जैसे मान लेते 757 करोड़ के आसपास, तो इन्होंने अकेले किस चीज़ में किया कि इन्होंने बिलिंग वगैरह ही जनरेट नहीं की, राइट। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 29 करोड़ के आसपास इस तरीके से इनको लॉस फेस करना पड़ा कि जैसे मान लेते साल दर साल अगर ये महंगाई वगैरह जैसे बढ़ रही थी तो ये क्या कर सकते थे, जो अपनी फीस वगैरह है या जो अमाउंट वगैरह रिलायंस जियो इनको पे कर रहा है BSNL को, ये भी बढ़ता रहता। तो इससे भी लगभग 29 करोड़ के आसपास की चीज़ें यहाँ पे निकल के आती। तो इस तरीके से जो मैंने कई सारी चीज़ें जो कैग ने
इस रिपोर्ट में बताई, तो लगभग इससे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है इस जो लॉस की, वो आती है 1825 करोड़ के आसपास। जो ये इतना बड़ा लॉस है, ये अब कौन यहाँ पे किसने यहाँ पे बुक किया है? यहाँ पे ये बुक किया हुआ है गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली तौर पे। गवर्नमेंट यानी किया तो यहाँ पे बीएसएनएल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बीएसएनएल को यहाँ पे बचा के कौन रखे है, बीएसएनएल को यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा है? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, या वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, या वो गवर्नमेंट एक पीएसयू है, तो उसको गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे देखा जाए तो बीएसएनएल या गवर्नमेंट को यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस वगैरह फेस करना पड़ा 1825 करोड़ का। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह है, या जो एग्रीमेंट वगैरह था इन दोनों टेलीकॉम सेक्टर्स के प्लेयर के बीच में, जो कि एक गवर्नमेंट है बीएसएनएल और एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, और वो कंपनी हुई जो जिसकी भी है, वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, या वो सबसे रिचेस्ट कंपनी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए। आप खुद सोच के देखिए कि आप किससे पैसा नहीं ले रहे हो। आप पैसा अगर ये लॉस कर रही होती या किसी तरीके से भी ये दिक्कत कर रही हो तो एक किस्म से देखा भी जा सकता था, लेकिन ये तो प्रॉफिट कर रही है ना, और ये प्रॉफिट कर रही है। और ये किसकी कंपनी है? ये इंडिया की रिचेस्ट मैन की कंपनी है, रिचेस्ट यहाँ पे पर्सन की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है ये। यहाँ पे तो पैसा लेना बिल्कुल बनता है, क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा बनता है। आपने उस चीज़ों की आपने किसी चीज़ को लीज पे दिया है और कोई व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, और अगर आप उसका बिलिंग वगैरह नहीं बनाओगे तो उसका बेसिकली घाटा किसको है? यहाँ पे आप ही को घाटा है, क्योंकि आपकी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। आई होप ये मेरा पॉइंट आपको समझ आया होगा। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी यहाँ पे इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या होंगे, इसके प्रभाव वगैरह क्या पड़ेंगे, राइट। इसके प्रभाव सिंपली जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये लॉस वगैरह है जो कि फेस करना पड़ा गवर्नमेंट को, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पे साबित हुआ, राइट। ये इस वजह से डिजास्टर यहाँ पे साबित हुआ क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, ये जो टोटल लॉस है वो 1825 करोड़ के आसपास जो लॉस है वो किसको अब यहाँ पे बुक करना पड़ेगा? वो गवर्नमेंट को बुक करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को वो बुक करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पैसा कैसे आ रहा है, या गवर्नमेंट इसको जो बीएसएनएल है इसको सपोर्ट कैसे कर पा रही है? हम और आप जैसे लोगों से, टैक्स पेयर्स की मनी से। आप खुद सोच के देखिए, ये टैक्स पेयर का ही तो मनी है जो कि गवर्नमेंट इसको मैनेज कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जी हम लोगों के साथ भी एक धोखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप किसी चीज़ की सर्विसेज वगैरह दे रहे हो किसी पर्सन को, तो आप उससे पैसा भी तो लो। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और यहाँ पे जो सेकंड एरर है जो कि मैंने आप सबके साथ थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया, अकाउंटिंग का एरर। अकाउंटिंग का मतलब कि बीएसएनएल ने कोई भी इनवॉइस वगैरह या कोई भी बिल वगैरह यहाँ पे जनरेट ही नहीं किया। किसके लिए? रिलायंस जियो के लिए। तो वो पे कैसे करता, राइट। यहाँ पे रिलायंस जियो तो ये बोल के निकल जाएगा। खैर यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं कि अकाउंटिंग एरर्स और जो इतना बड़ा लॉस वगैरह या फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे फेस करना पड़ा गवर्नमेंट को, इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इससे पूरी तरीके से टैक्स पेयर्स की मनी पे इम्पैक्ट होगा। और इससे क्या होगा? आप क्या दर्शा रहे हो? उससे आप ये दर्शा रहे हो कि आपने जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है वो भी यहाँ पे दिया है किसको? जो भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि रिलायंस जियो के अलावा यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में क्या कर रही हैं, अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है, जैसे वीआई हो गया और यहाँ पे एयरटेल है। क्योंकि आपने तो उनके साथ नाइंसाफ़ी की ना कि आपने एक कंपनी को तो यहाँ पे अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करवा दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए, तो आपने एक किस्म से उसको फ्री में फेवर किया, राइट। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है या जो रिलायंस जियो है उसको फेवर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है वो ये फेस करने पड़ेंगे किसको? इम्प्लीकेशंस में गवर्नमेंट को। आई होप ये आपको पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और यहाँ पे जो कई सारे यहाँ पे अगर मैं आपको बीएसएनएल को ही लेके चलूँ कि बीएसएनएल मान लेते हैं, जो बीएसएनएल मान लेते हैं कि आप सबको लग रहा होगा जो बीएसएनएल है उसने ये जो लॉस वगैरह उसको बुक करना पड़ा, या वो जो भूल गया ये इसको बिलिंग वगैरह बनाना या इसकी अकाउंटिंग वगैरह करना, तो वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है या वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है बीएसएनएल। आई होप आपको इस चीज़ के लिए मुझे बताना भी ना पड़े शायद किसी को कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पे या कई सारे आर्टिकल्स वगैरह भी इन पर पब्लिश हुए हैं कि बीएसएनएल आज भी लॉस कर रही हो या वो पिछले कई सालों से लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटी है, जो कि अगर गवर्नमेंट इसको फेवर नहीं कर रही होती या सपोर्ट नहीं कर रही होती तो ये कंपनी कब की बंद हो गई होती। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी ना होती या गवर्नमेंट बैक्ड पीएसयू ना होती, कौन? बीएसएनएल। अगर मैं आपको इसका पूरा का पूरा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे फाइनेंशियल्स वगैरह बताऊँ तो ये क्या हुआ कि ये 2009 के पहले तक तो प्रॉफिटेबल थी, लेकिन 2009 से 2010 के बीच में
ये ज़्यादातर या कुछ ही सालों या 1 से लेकर 2 साल के आसपास ही ये प्रॉफिटेबल रही होगी। और वो भी कैसे प्रॉफिटेबल रही है, इसने मान लेते कोई अपनी एज अ प्रॉपर्टी वगैरह हो गई या कोई एसेट वगैरह बेच दिया, उससे ये प्रॉफिटेबल एनुअली दिखाई गई। और यहाँ पे ये 2009 से 2009 और 2010 से अगर आज हम देखें 2025 के आसपास, तो ये तब से यहाँ पे लॉस वगैरह रिपोर्ट कर रही है। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल ईयर्स भी बताए हैं कि 1 से लेकर 2 साल या 3 साल के आसपास इसने प्रॉफिट्स वगैरह जरूर रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन जो प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया हुआ है वो इसने अपनी सर्विसेज देके नहीं किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, इसने मान लेते हैं इसके पास कोई एसेट वगैरह होगा या कोई टावर होगा या कोई बिल्डिंग वगैरह होगी जिसको इसने बेच दिया या सरकार ने उसको क्या कर दिया, बेच दिया यहाँ पे, जिससे क्या हुआ कि इसके पास पैसा आया और वो यहाँ पे एज अ प्रॉफिट वगैरह से इस तरीके से रिपोर्ट किया हुआ है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा कि एक तो आप प्रॉफिट वगैरह भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हो और ऊपर से आप जो बिलिंग वगैरह है जो कि आपको पैसा लेना चाहिए किसी अदर प्लेयर से या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से, वो भी आप यहाँ पे नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे कितना बड़ा मैसिव जो डिजास्टर है वो साबित हुआ है BSNL के लिए। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड हो रही होंगी या प्रॉपर वे से यहाँ समझ आ रही होंगी। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि BSNL को इस काबिल बनाती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इतना ज़्यादा जो लॉस वगैरह रिपोर्ट कर रहा है 2009 से अभी 2025 के आसपास, कुछ ही सालों को छोड़ दिया जाए तो ये तब से हर साल लॉस रिपोर्ट कर रहा है। और अगर देखा जाए 2022 टू 2023 के जो ईयर्स में, तो इसने रफली 8000 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था यहाँ पे। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये मैसिव इतना ज़्यादा लॉस रिपोर्ट कर रही है, लगभग देखा जाए तो 1 बिलियन जो डॉलर है उससे कम, थोड़ा बहुत कम ही यहाँ पे क्या कर रही है, ये BSNL यहाँ पे लॉस रिपोर्ट कर रही है इन एनुअली बेसिस। और यहाँ पे इसके कारण वगैरह भी हैं कि यहाँ पे ये लॉस क्यों रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि इसके पास तो सारी चीज़ें थी। आपको सोच के देखिए, किसी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो हर एक क्वालिटी का, या वो ऑल ओवर द इंडिया उसकी चीज़ें वगैरह अवेलेबल हो, उसकी सर्विसेज वगैरह अवेलेबल हो, फिर ये कंपनी क्यों यहाँ पे लॉस कर रही थी। तो इसके कुछ रीजंस हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे BSNL को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, BSNL के बारे में ये टॉपिक है। तो आई होप कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकूँ जिससे आप क्या कर सकें, आपको चीज़ें यहाँ पे ब्रॉडर वे से समझ आए। जैसे मैं आपको यहाँ पे इम्पैक्ट वगैरह बताऊँ कि BSNL यहाँ पे लॉस वगैरह क्यों रिपोर्ट कर रही थी। ये इस वजह से भी लॉस रिपोर्ट कर रही है क्योंकि ये समय के साथ बदली नहीं है कंपनी। यानी कि इन द टर्म्स कहा जाए कि मान लेते हैं कि जब रिलायंस जियो की एंट्री हुई इन 2017 के आसपास, 2018 के आसपास, तो हुआ क्या, यहाँ पे BSNL की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सर्विसिंग है वो उस लेवल की डेवलप ही नहीं थी जो जिस लेवल की जो ये प्राइवेट प्लेयर ऑफर कर रहा था ऑल ओवर द इंडिया। आप खुद सोच के देखिए, वहाँ पे आपको 2018 के आसपास रिलायंस जियो ने फ्री में जियो सिम निकाली और कई सारे इंडियंस ने इसका पूरी तरीके से भरपूर फ़ायदा भी उठाया। अब वो उनकी एक स्ट्रेटजी थी या वो एक आदत डलवाने वाली स्ट्रेटजी थी या एक बीटा वर्जन था जिसको वो टेस्ट भी कर रहे थे अपनी नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, कौन, रिलायंस। लेकिन लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे ये चीज़ें फ्री हैं, और ये चीज़ें फ्री थी भी जियो की तरफ से। जियो ने लगभग कुछ महीनों फ्री वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड किया, क्या, इंटरनेट, मैसेज और फ़ोन कॉल वगैरह भी फ्री थी। अब आप खुद सोच के देखिए कि वहाँ पे उस टाइम पे जो BSNL वो तैयार ही नहीं था, वो समय के साथ चला ही नहीं। वो वहाँ पे 3G में उस टाइम पे भी क्या कर रहा था, 3G में ही स्ट्रगल कर रहा था। और अगर आज के टाइम पे भी अगर हम BSNL को देख लें कि आज के समय पे अगर जैसे ये एयरटेल और जियो, कई ऐसी जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ हैं, जैसे आप सब ने देखा होगा, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, इन सब सिटीज़ में ये जो टेलीकॉम प्लेयर हैं या जो मैसिव मार्केट वगैरह कैप्चर किए हुए हैं यहाँ पे एयरटेल और जियो, ये आज किस लेवल पे पहुँच गए हैं या किस टेक्नोलॉजीज़ पे पहुँच गए हैं, ये पहुँच गए 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। किसको, जो यहाँ पे आम पब्लिक है या पब्लिक है किसकी, इंडिया की, उसको। और यहाँ पे आज के समय में अगर मैं कंपेयर करके आप सबको बताऊँ यहाँ पे कि जो BSNL है इसने क्या किया यहाँ पे, ये आज भी कई ऐसे एरियाज़ हैं या कई ऐसी अभी तक इंडिया में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आज भी 4G अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको पहला पॉइंट पूरी तरीके से यहाँ समझ आ गया होगा कि ये समय के साथ इन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया या इन्होंने अपने आप को रीस्ट्रक्चर नहीं किया, किसने, BSNL ने। तो इस वजह से भी इनको लॉस वगैरह फेस करना पड़ा है। और यहाँ पे जो सेकंड रीजन निकल के आता है वो एक चीज़ ये निकल के आती है कि ये ठहरी है कौन सी, सरकारी कंपनी। यानी कि
सरकारी कंपनी ठहरी तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे बीएसएनएल में वो हो गए सरकारी एम्प्लॉयज़, या एक बार जिनकी नौकरी लगी तो वो तो अब वो रिटायरमेंट तक पूरी तरीके से क्या फ्री, क्या अब उनको कोई भी यहाँ पे दिक्कत वगैरह नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक सरकारी नौकरी है ना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक टर्म बताऊँ तो एक इंटरेस्टिंग टर्म, तो आपकी सोच के आप हिल जाओगे। इस तरीके से कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीएसएनएल है वो लगभग 100 रुपीज़ रिपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ, मानते हैं हम 1 साल में, ठीक है। अब ये 100 रुपये में से जो ये 100 रुपये यहाँ पे बना रही है बीएसएनएल, इसमें से इसका 75 to 70% राइट किसको चला जाता है, एम्प्लॉय की कॉस्टिंग वगैरह में या एम्प्लॉयज़ कॉस्ट में, यानी कि जो लोगों की वेतन वगैरह है या जो सरकारी एम्प्लॉयज़ बीएसएनएल में काम कर रहे हैं उनकी वेतनी वगैरह देने में इसमें 70 रुपये चले जाते हैं किसके, बीएसएनएल के। अब रफली बचा 30% या 30 रुपये के आसपास। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें यहाँ समझ आएँ, कि आप समझ सको कि यहाँ पे 70% जो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह या जो भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट करती है बीएसएनएल, तो उसमें से लगभग 70% तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाता है। एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि लोगों को फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करने में या लोगों को वेतन वगैरह देने में, है ना, सैलरीज वगैरह देने में। और वहीं अगर मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे जो दूसरे प्लेयर्स हैं जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल वगैरह हो गए, तो यहाँ पे भी तो लोग काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि सारी चीज़ें मशीन्स ने देख ली हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट है आप रफली देख के चौंक जाएंगे, यहाँ पे 5 से लेके 15% के आसपास आती है इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट। यानी कि ये जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कितना, ये 5 से लेके 15% में अपने जो सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या जो इनके लोग रिलायंस जियो में या रिलायंस एयरटेल जैसी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या जिनको वेतन वगैरह देनी पड़ती है, उसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ मान के चल रहे हैं। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे कितना 5 से लेके 15% के आसपास ही देती हैं। आप खुद सोच के देखिए तो इनके पास कितना बचा, 70 to 75 यहाँ पे % इनके पास जो यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह है वो जनरेट हुआ। अब इससे ये क्या करती है, इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स वगैरह करती हैं और इससे ये जो स्पेक्ट्रम्स वगैरह हैं उसको ऑक्शंस में परचेज करती हैं और अच्छी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं किसको, हम जैसे लोगों को। और इसका भी ये लोग बड़ी अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा इन द टर्म्स ऐसे कि अब डुओपोली है राइट, तो डुओपोली है यहाँ पे, तो डुओपोली का मतलब ये मन चाहे जब चाहे इन दोनों का अगर पूरी तरीके से कोलैबोरेट करके ये लोग क्या करते हैं, दाम वगैरह भी अपने प्लान्स की बढ़ा देते हैं। और जब कंपेयर करने की बारी आती है कि आपने दाम से वगैरह बढ़ा दिए, इसका जब क्रिटिसिज्म होता है तो ये बोलते हैं कि जो इंडिया है इसके जो यहाँ पे प्लान्स वगैरह की या जो दाम है ये प्लान्स के जो कि ये ऑफ़र कर रही हैं ये कई अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी कम है। तो यहाँ पे हमको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे ये इनकी तरफ से ये तर्क आता है कि इनकी तरफ से जो ये एयरटेल और जियो है इनकी तरफ से। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा बीएसएनएल को लेके कि बीएसएनएल लॉस वगैरह क्यों रिपोर्ट कर रही है। और जो यहाँ पे थर्ड चीज़ है वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ऐसे कि मैंने अभी आपको जो पहला इम्पैक्ट में समझाया था कि मान लेते हैं कि आज भी जो बीएसएनएल है वो कई जगह पे 4G सर्विसेज भी उनकी ठीक से नहीं चलती हैं। तो यहाँ पे वो 4G सर्विसेज क्यों ठीक से नहीं चलती हैं, वो इसी वजह से नहीं चलती हैं कि उन्होंने क्या किया, आज भी वो कॉपर लाइंस वगैरह हैं उनके ऊपर आज भी वो काम कर रहे हैं। आज के टाइम में जो ये कंपनीज है, रिलायंस जियो हो गया या एयरटेल है, ये आज के टाइम में ऑप्टिक्स फाइबर्स केबल्स वगैरह होती हैं उन पे काम कर रहे हैं या वो बिछाई हुई हैं इनने, जिससे क्या होता है आपको हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कर पाती हैं ये कंपनीज। आई होप आपको ये पॉइंट भी यहाँ समझ आया होगा कि इनकी उस हिसाब की इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं बचता है। इनके पास पैसा ही इतना कम बचता है क्योंकि इनका सारा पैसा तो चला जाता है लोगों को वेतन देने में या लोगों को जो यहाँ पे लोग वगैरह काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज वगैरह देने में। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ आया होगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्थ रीजन वो है यहाँ पे कम ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। जैसे कि जो रिलायंस जियो हो गया या एयरटेल हो गया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया राइट कि ये किस तरीके का लॉजिक वगैरह देती हैं जब ये दाम वगैरह बढ़ाती हैं कि जो ARPU है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे वो बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ जो कई अफ्रीकन गरीब देश हैं उनसे इंडिया में। इस वजह से जो हम ये प्लान्स वगैरह के दाम वगैरह बढ़ा देते हैं और इसी वजह से हम ये प्लान्स वगैरह के दाम बढ़ा रहे हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा ऑफिशियल तर्क है किसके लिए, जो यहाँ पे आम जनता है उसके लिए। अगर आप यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखें तो वो जो इनका आता है वो लगभग 189 के आसपास निकल के आता है किनका, इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। आई होप कि यह बढ़ भी गया हो क्योंकि इन्होंने प्लान्स वगैरह यहाँ पे बढ़ा दिए इस वजह से। अब वही चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें किसका, BSNL का,
तो बीएसएनएल का ये आरपीयू ही इतना कम है कि वो क्या कर पाती है, वो कम यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह इस वजह से जनरेट कर पाती है। अब जब वो कम रेवेन्यू जनरेट करेगी और ज़्यादा उसको खर्चा वगैरह देना पड़ेगा, या जो उसको जो सैलरीज वगैरह हैं वो ज़्यादा देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो है सरकारी यहाँ पे, तो वो निकाले भी नहीं जा सकती। लेकिन ये लोग तो छटाई भी कर सकती है ना, ये रिलायंस जियो हो गया या एयरटेल हो गया, ये तो छटाई भी कर सकती हैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं इनकी मार्जिन वगैरह इम्पैक्ट हुए तो ये छटाई वगैरह भी करेंगी कि इनका जो प्रॉफिट है, क्योंकि ये है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये सिर्फ काम करते हैं प्रॉफिट्स को लेके, इनका पूरा फोकस होता है प्रॉफिट्स को लेके, सर्विसिंग आती है दूसरे नंबर पे। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट पीएसयूज़ हैं, यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है या इतना अनअकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे कि आप खुद सोच के देखिए कि 11 साल हो गए इस चीज़ को। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, खैर ये बात ही क्रिटिसिज्म की है, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि आप खुद सोच के देखिए कि 11 साल हो गए किसी चीज़ को, आपने किसी व्यक्ति से कोई चीज़ यहाँ पे, कोई व्यक्ति आपकी कोई चीज़ यहाँ पे उसकी क्या करता रहा, जो उससे काम वगैरह है वो करता रहा यहाँ पे, या उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज़ करता रहा, और आपने क्या किया, जब आपने पैसे ही नहीं लिए उससे उस चीज़ की, या आपने कोई बिल वगैरह ही जनरेट नहीं किया 11 सालों में, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा ही यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर है या बीएसएनएल की तरफ से ये बहुत बड़ा फेलियर है। अब ये चीज़ें अकेले बीएसएनएल के साथ नहीं है, ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट प्राइवेट यहाँ पे जो पीएसयूज़ हैं उनके साथ भी है ये चीज़, क्योंकि वो सब हो गई गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये लगता है कि अब हम तो हो गए, एक बार हमारी नौकरी लगी तो अब हमें कोई हटाने वाला नहीं है यहाँ पे, कि उनको बेसिकली जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, वो काम अपने मन से करते हैं यहाँ पे, जब उनका मूड होता है तब करते हैं, जब नहीं होता तब नहीं करते। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की देखी जाए तो उनको यहाँ पे काम करना जरूरी है। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको क्या होगा, आपको प्रमोशन नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए, राइट, या आपको कोई अदर बंदा आपको रिप्लेस भी कर दे। लेकिन ये चीज़ कहाँ नहीं है, गवर्नमेंट कंपनीज के साथ नहीं है, जिसका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसका मिसयूज भी करते हैं, जिससे क्या होता है जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको इस तरीके का लॉस वगैरह भी झेलने को मिलता है। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी तरीके से मेहनत नहीं कर रहे, इसमें कई सारे रीजन्स होंगे या कई सारे इसमें बिग ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे आप खुद सोच के देखिए, बिना बिग ऑफिशियल्स के ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पे, अगर हो सकता है यहाँ पे इंडायरेक्टली तौर पर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रिलायंस को बढ़ावा देने में, मैं गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हो भी तो सकता है, राइट, ऐसा कि यहाँ पे क्योंकि इतनी बड़ी 11 साल का जो टाइम पीरियड है अपने आप में इतना इनफ पीरियड है, इतना बड़ा पीरियड है कि यहाँ पे आपने किसी कंपनी ने बिल वगैरह यहाँ पे जनरेट नहीं किया, और वो जो सामने वाली कंपनी है वो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करती रही। आई होप आप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि यहाँ तो बच्चा भी समझेगा ये चीज़ को, कि कोई बच्चा भी होता है जब उससे कोई खिलौना वगैरह कोई ले लेता है या उसके बदले उसको कोई चॉकलेट ना दे तो वो अपना खिलौना वगैरह भी नहीं देता है उस बच्चे को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया कि आप हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज़ करो पूरी तरीके से भरपूर, और हम आपसे पैसे ही नहीं लेंगे या हम आपसे बिल वगैरह जनरेट नहीं करेंगे, तो आप पैसे कैसे दोगे। ये बेसिकली हुआ है यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और अगर हम इसके अब यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुँचे या इसकी चीज़ों पे पहुँचे तो आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी इस चीज़ में। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे जो बीएसएनएल है इसमें भी कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो, और हो सकता है जो रिलायंस के जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं जैसे वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे रिलायंस भी तो कह सकता था बीएसएनएल से इन 11 सालों में कि आपका हम जो ये चीज़ें वगैरह यूज़ कर रहे हैं इसको लेके आपका जो भी पैसा बनता है वो आप हमें बताओ, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे या वो हम आपको पे करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, इससे बेसिकली रिलायंस का भी जो इंटीग्रिटी वगैरह है वो अच्छी रहती। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि रिलायंस तो ये क्या कि यहाँ से पलड़ा अपना झाड़ लेगा कि जो बीएसएनएल है उसने हमको बिल वगैरह ही प्रोवाइड नहीं किया तो हम बिल कैसे पे करते। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। यहाँ पे कई चीज़ें क्या है पर्दे के पीछे भी छिपी हुई हैं जो कि शायद हमें और आपको पता ही नहीं। हमें और आपको तो सिर्फ इतना बता दिया गया है मीडियाज़ के थ्रू, जो ये कैग की रिपोर्ट निकल के आई जो कि मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है कई ऐसी चीज़ें हों जो हमें पता ही ना हो, या जिसको क्योंकि इतना बड़ा टाइम पीरियड बिना किसी की उस सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिलायंस को सपोर्ट नहीं करते, तो ये इतना लंबा पीरियड यहाँ पे होता ही नहीं। 11 साल की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 1 साल 6 महीने या 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ।
यहाँ पे 11 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। 11 साल में कोई कंपनी बन भी जाती है या छोटी से बड़ी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और बड़ी से बड़ी कंपनियों को गिरते हुए भी देखा है आपने और हमने। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे प्रमुख एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो है यहाँ पे यस बैंक। यस बैंक हो गया या BSNL, वोडाफोन आइडिया जैसे यहाँ पे जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं ये भी। तो आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह समझ आया होगा जो मैंने आपको इस आर्टिकल में अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा आप सबको ये आर्टिकल में। और मैं अब आप सबसे जानना चाहूँगा कि आप सबका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आप सब में इसका तर्क क्या है, आप सबकी इसमें यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया हुआ है, या यहाँ पे हो सकता है आपको क्या लगता है यहाँ पे हो भी तो सकता है कि कई सारे यहाँ पे प्लेयर्स वगैरह इन्वॉल्व हो, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, बिग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके भी ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व हो इस चीज़ में। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो आर्टिकल वगैरह था जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था या बहुत ज़्यादा ये चीज़ निकल के आई सामने, किसके थ्रू, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू, और इसने फटकार वगैरह भी लगाई किसको, BSNL को या गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली तौर पे, कि आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने आपकी चीज़ों का यूज़ कर लिया, उसका वहाँ पे फ़ायदा हुआ और आपने उसकी बिल वगैरह जनरेट नहीं किया। तो यहाँ पे बिग एक्शन लेना चाहिए हमको किसके अगेंस्ट, जो उस टाइम पे बिग पोजीशंस पे थे BSNL में, क्योंकि BSNL में जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या जो इस चीज़ों की अकाउंटिंग वगैरह करता है या ऑडिट वगैरह करता है, उसके भी जो कई सारे ऑफिशियल्स हैं उनको भी हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। जो कि किसने कहा यहाँ पे, कैग वगैरह ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया किसको, BSNL और सरकार को इनडायरेक्टली तौर पे, क्योंकि अपने आप में यार क्रिटिसाइज करने की कोई बात ही नहीं है। तो इतना बड़ा यहाँ पे चीज़ हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आपने तो पैसा ही नहीं लिया, और ये पैसा भी आप खुद सोच के देखिए कितना ज़्यादा है, और ये बेसिकली अब यहाँ पे लॉस हुआ है जो गवर्नमेंट को, ये तो हम सबको यहाँ पे लॉस हुआ है, टैक्स पेयर की मनी को यहाँ पे लॉस पहुँचा है। अब उसको तो गवर्नमेंट वसूलेगी हम सबसे। आई होप आपको ये पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे समझ आए होंगे जो मैंने आप सबको यहाँ समझाए, और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। आई होप। जय हिंद, जय भारत।